हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 ट्रेडर्स टू रूलर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग थे, मीन्स व्यापारी ही थे मेनली, तो वो कैसे इंडिया में आते हैं एज अ ट्रेडर्स, व्यापार करने के लिए व्यापारी बन के आते हैं। तो कैसे वो बाद में धीरे धीरे रूलर्स बन जाते हैं, इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने अराउंड 200 ईयर तक रूल करा है, तो वो बिगनिंग में ट्रेडर्स ही थे। तो लेट अस स्टार्ट विद लिटिल बिट हिस्ट्री अबाउट दैट टाइम पीरियड। तो यहाँ पे लिखा है एडवेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मीन्स इंग्लैंड की एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में आती है विद द पर्पस टू ट्रेड, कि यहाँ पे आएंगे, व्यापार करेंगे और बेनिफिट्स जो भी उनको मिलेंगे वो फर्दर अपनी कंट्री को भेज देंगे। तो होता क्या है कि जब इंडिया की खोज करी जाती है, तो खोज कौन करता है इंडिया की? वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर है, वो अपनी कंट्री से चल पड़ता है एरियाज़ डिस्कवर करने। तो कहा जाता है कि वो अमेरिका की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन वो मीन्स अमेरिका तो पहुंच नहीं पाता, लेकिन वो इंडिया पहुंच जाता है। तो 1498 में वास्को डी गामा इंडिया को एक्सप्लोर करता है सी रूट के रास्ते, मीन्स समंदर के रास्ते वो इंडिया में एंटर हो जाता है। तो जैसे ही इंडिया डिस्कवर हो जाता है, दूसरी कंट्रीज़ को पता चल जाता है कि इंडिया नाम का एक कंट्री है, तो वहाँ पे हम अपना अच्छा ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पोर्तुगीज़ के बाद यहाँ पे डच आते हैं, डच पीपल आते हैं। डच आने के बाद यहाँ पे फिर फ्रेंच ट्रेडर्स आते हैं, फ्रांस से भी ट्रेडर्स आ जाते हैं। उनके बाद आती है बारी इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन थी उस समय, उनसे वो क्या करते हैं, चार्टर साइन करवा लेते हैं। मीन्स एक रिटन फॉर्म कह लो, एक लीगल एक्सेप्टेंस ऑर्डर साइन करवा लेते हैं। अब उनको ट्रेड करने का राइट मिल जाता है क्वीन की तरफ से, कि वो जाके ईस्टर्न साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंग्लैंड की जो शिप्स हैं, मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स हैं, वो चल पड़ती हैं समंदर के रास्ते इंडिया की तरफ। ठीक है, तो फिर वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पहुंचते हैं। फिर जो केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप साउथ अटलांटिक ओशन का एक एरिया है जिसको नाम दिया हुआ है केप ऑफ गुड होप, वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर इंडियन ओशन को क्रॉस करते हैं एंड फाइनली वो इंडिया में एंटर हो जाते हैं और वो अपना बेस कैंप रखते हैं गोवा में। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, धीरे धीरे अब बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी हो गई ट्रेड के लिए। इंग्लैंड हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, पोर्तुगीज़ हो गए। तो इनका आपस में एक कंपटीशन चल जाता है टू सिक्योर मार्केट, अब ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, इनकी आपस में जो दुश्मनी है वो बढ़ने लग जाती है इन कंट्रीज़ की। तो ये एक दूसरे की शिप्स को डुबोना शुरू कर देते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं, ट्रेडिंग रूट्स होते हैं, उनको ब्लॉक करने लग जाते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए ये जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी जैसे आप कह सकते हैं पुलिस रखनी शुरू कर दी, जहाँ कह लो प्रोटेक्शन के लिए आर्मी सोल्जर्स रखने शुरू कर दिए। तो शुरू में तो हुआ कि फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस अब इनके पास अपने सोल्जर्स हैं। अभी ट्रेड कैसे शुरू हो गया, विद द आर्म्स, हथियारों के साथ इनका ट्रेड शुरू हो गया, अपना अपना एरिया प्रोटेक्ट करने लग गए। और जहाँ पे इनके बेस कैंप्स होते थे वहाँ को उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, जैसे हम चार दीवारी कर लेते हैं घरों की, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इन्होंने अपने बेस कैंप्स की फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। तो जब इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, इनके पास इनकी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी बढ़ गई, इनके पास सोल्जर्स ज़्यादा होने शुरू हो गए, इनके पास जो हथियार है उनकी सप्लाई बढ़ने लग गई। तो जो राजा लोग थे उस एरियाज़ के, उनके साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने शुरू हो गए। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए, वो टेंशन कैसे इंक्रीज़ हुई और बाद में वो वॉर्स का, लड़ाइयों का कारण बनी, और फिर कैसे ये जो ट्रेडर्स थे वो धीरे धीरे रूलर बन गए। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, कि कैसे ये ट्रेडर्स रूलर्स में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से बैटल ऑफ प्लासी से। जो बैटल ऑफ प्लासी थी, ये वो वाली लड़ाई थी जिसने
इंग्लैंड के यहाँ पे पैर जमा दिए कि वो अब ट्रेडर से रूलर्स बनने शुरू हो गए। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश करी गई थी इंग्लैंड के द्वारा, ये रिवर हुगली के किनारे 1651 में बनी। तो शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने यहाँ के राजे से कुछ एक कंसेशन प्राप्त कर लिया, मीन्स कुछ एक रिलैक्सेशन मिल के उनको ट्रेड में। लेकिन अब ये धीरे धीरे कंपनी ने क्या करा कि प्रेशराइज करना शुरू कर दिया राजा लोगों को। बंगाल के मेनली जो राजा था, यहाँ पे हम बंगाल से ही शुरू कर रहे हैं कि बैटल ऑफ जो प्लासी है वो बंगाल के जो गवर्नर है, जो राजा कह सकते हो आप, उसके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे उस समय कौन है राजा? अलीवर्दी खान था पहले, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है 1756 में। अब उसके बाद जो राजा बनता है दैट इज़ सिराजुद्दौला। तो जैसे मैं राजा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो उस समय नवाब बोला जाता था उनको, ठीक है। तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। कंपनी को क्या था, उस कंपनी को अवेयर थी बिल्कुल कि जो सिराजुद्दौला है ये इनके कंपनी के जो ड्रीम्स हैं कि मीन्स और बेनिफिट उठा लें इनसे, धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दें। कंपनी को पता था कि सिराजुद्दौला ऐसा नहीं होने देगा। तो कंपनी अब सोच रही थी कि कोई पपेट रूलर मिल जाए जो उनकी जो भी उनकी विशेस हैं उनको पूरा कर सके, उनके इशारों पे नाच सके, तो उनको जो भी कंसेशन चाहिए वो उनको मिलने शुरू हो जाए। तो इसलिए कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, एक ऐसा बंदा ढूंढना शुरू कर दिया जो सिराजुद्दौला का दुश्मन हो और इनके लिए वो एक पपेट के तौर पे काम करे, कठपुतली के तौर पे काम करे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिराजुद्दौला पहले कंपनी को समझाता है, वार्न करता है कि कंपनी इनके पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। लेकिन जो आपस में नेगोशिएशन है, जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा है ना, नेगोशिएशन फेल्ड। तो जो आपस में बातचीत हो रही है कि सिराजुद्दौला कह रहा है कि मेरे जो मीन्स एरिया के जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, इनमें इंटरफेयर ना करो, कंपनी नहीं मानती है। तो नवाब अपने 30,000 सोल्जर्स लेके इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार में थी उस समय, उस पर हमला कर देता है और उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और जो उनका वेयर हाउस था, जैसे हम बोल देते हैं ना कि बिग स्टोर हाउस था, उसको भी ये क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं उस पर। तो ये तो हो गया कि शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस कैंप है उस पर कब्जा हो गया है। लेकिन अब बाद में जब पता चलता है कि जो ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको पता चलता है कि ये जो एरिया है ये तो कब्जा में चला गया है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो भी अपनी फोर्स यहाँ पे भेजेंगे। यहाँ पे लिखा ऑन रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कि कलकत्ता का जो एरिया है मीन्स जहाँ पे कंपनी का बेस कैंप है, जहाँ कह लो उनका जो ट्रेड पर्पस के लिए उन्होंने जो भी अपनी फोर्टिफिकेशन कर रखी है वो उस पर कब्जा हो चुका है। तो कंपनी का जो ऑफिशियल है मद्रास में, उसने क्या करा, उसमें जो कमांडर था उनका वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो उसने क्या करा, हेल्प के लिए अपने नेवल फ्लीट्स मीन्स जो नेवी, हम जैसे जिसको बोलते हैं नेवल फोर्स ना, नेवी, तो वो अपने सोल्जर्स भेज दिए। देन प्रोलॉन्ज नेगोशिएशन विद नवाब फॉलोड, फिर उसके बाद आपस में उनकी नेगोशिएशन की किसी तरह समझौता हो जाए तो शुरुआत हो गई। लेकिन वो नेगोशिएशन फिर फेल हो गई। तो अभी फाइनली क्या थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और सिराजुद्दौला है उनके बीच में वॉर शुरू हो गई। तो वॉर जहाँ शुरू होती है उस एरिया का नाम है प्लासी, तो इस वॉर का नाम रखा गया वॉर ऑफ प्लासी। टाइम पीरियड कौन सा है, जून 23, 1757। तो यहाँ पे जो नवाब है वो हार जाता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला को अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उसको मार दिया जाता है। तो ये हो गई फर्स्ट विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी विक्ट्री के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ड्रीम था कि ये वाला राजा हट जाए, इसकी जगह पे कोई पपेट रूलर अपॉइंट हो जाए, तो वो सक्सेसफुल होता नज़र आता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी वो हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर में। मीर जाफर वॉज अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी है बंगाल को, तो वो क्या करती है, एक पर्सन है जिसका नाम है मीर जाफर, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का एक तरह से कह लो कि
उसके खिलाफ था, खुद एम्बिशियस था कि मैं राजा बन जाऊं, तो इसने नवाब के खिलाफ जो कंपनी ने कॉन्स्पिरेसी करी थी उसमें कंपनी का साथ दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र को नवाब अपॉइंट कर देती है बंगाल का। अब ये क्या होएगा, मीर जाफ़र ये पपेट रूलर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, मीन्स इंग्लिश के हाथ में ये पपेट रूलर बन गया। तो इंग्लिश ने क्या, मीन्स यहाँ पे इंग्लिश जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये इंग्लैंड के लिए यूज़ हो रहा है, जहाँ हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यूज़ हो रहा है। तो रियलिटी में रूलर कौन बन जाते हैं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। फिर ये हो गई फाउंडेशन, मीन्स शुरुआत हो गई है इंग्लिश रूल की इंडिया में। इसलिए कहा जाता है कि विद द बैटल ऑफ प्लासी इट वाज द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रूल और द रूल ऑफ इंग्लैंड हियर इन इंडिया। इसके बाद जब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जो वॉर हुई थी सिराजुद्दौला हार गया है, तो हमेशा हारने वालों को एक तरह से फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो अब जो राजा बना है दैट इज़ मीर जाफ़र, जिसको हम नवाब बोलते हैं। तो कंपनी ने 3 करोड़ रुपीस से ज़्यादा नवाब से चार्ज करा, ठीक है, इनको 3 करोड़ रुपीस से ज़्यादा पैसे पे करे नवाब ने कंपनी को। देन इसके अलावा 24 परगना भी नवाब ने अपनी टेरिटरी में से कंपनी को दिया, मीन्स बंगाल का 24 परगना जो ज़मीन का हिस्सा है वो भी कंपनी को दिया। तो ये हो गए सारे के सारे रिजल्ट्स इस वॉर के, किसकी फेवर में हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी की फेवर में। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला कि अगर सिराजुद्दौला इतना कैपेबल था तभी तो वो शुरू में जीत जाता है ना 30,000 सोल्जर्स के साथ, तो फिर वो हार कैसे गया। अभी हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ हिज डिफीट। तो हमेशा जब अगर हम पुराने समय की बात करें, राजा लोगों की, नवाबों की बात करें, तो इनकी जो हार के मेन रीज़न होते थे वो यही होते थे कि इनके जो अपने ही लोग होते थे इनके खिलाफ हो जाते थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक शीप एंड ट्रेटर्स इन नवाब्स हाउस होल्ड। तो घर का भेदी लंका ढाया आपने सुना होगा, तो यहाँ पे भी क्या है, घर के भेदी ही हैं। ब्लैक शीप होते हैं घर के भेदी, ट्रेटर्स होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, मीन्स वो लोग जो आपके बारे में सब कुछ जानते होते हैं और फाइनली आपको धोखा दे देते हैं, उनको बोलते हैं ब्लैक शीप एंड ट्रेटर्स। तो नवाब के अपने ही घर में, अपने ही राज्य में क्या है, धोखेबाज छुपे हुए हैं। और इंग्लिश ने, मीन्स इंग्लैंड ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह लो, उन लोगों को यूज़ करा, मिस यूज़ करा अपने बेनिफिट के लिए नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। ये हो गया फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न है नो एफर्ट वाज मेड बाय द नवाब टू स्ट्रेंथन द फ्रेंच। तो जो फ्रेंच पीपल थे वो भी एज अ ट्रेडर्स ही आए थे, जैसे ये इंग्लिश पीपल आए थे तो फ्रेंच भी एज अ ट्रेडर्स ही आए थे। लेकिन धीरे धीरे जो फ्रेंच पीपल थे उनका इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप था वो अच्छा होना शुरू हो गया था। सो वो इंडियंस की हेल्प कर पा रहे थे। इवन कुछ एक यहाँ के जो रूलर्स थे, नवाब थे, उन्होंने इन लोगों की हेल्प लेके अपनी आर्मीज़ को, जैसे फ्रेंच की आर्मीज़ थी मॉडर्नाइज थी, मॉडर्न ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी थी। मीन्स फ्रेंच पीपल ने इनकी हेल्प करनी शुरू कर दी मॉडर्नाइज करने के लिए आर्मी को। लेकिन सिराजुद्दौला ने जब फ्रेंच के ख़िलाफ़, या कह लो कि फ्रांस के वो ट्रेडर्स जो इंडिया में आए हुए हैं उनके ख़िलाफ़ जब इंग्लिश पीपल ने, इंग्लैंड के लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको फोर्सफुली दबाना शुरू कर दिया, उनके ट्रेड को स्पॉइल करना शुरू कर दिया था, तो सिराजुद्दौला ने फ्रेंच की पीपल की कोई हेल्प नहीं करी थी। अगर वो हेल्प कर देते तो ये लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते, तो डेफिनेटली सिराजुद्दौला की भी हेल्प करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। दूसरा है मीर जाफ़र जो बाद में पपेट रूलर बन गया, तो वो था कमांडर इन चीफ सिराजुद्दौला का। अब ये प्रूव हो चुका था, सिराजुद्दौला को पता चल चुका था कि मीर जाफ़र उसके खिलाफ है, और प्रूव भी हो गया था कि जो उसने कॉन्स्पिरेसी करी थी सिराजुद्दौला के खिलाफ। लेकिन नवाब ने, मीर सिराजुद्दौला ने ना तो उसको डिसमिस करा, ठीक है, ना कोई पनिशमेंट करी, ना ही उसको पोस्ट से हटाया। तो फिर होता क्या है रियलिटी में, तो ये जो मीर जाफ़र है जब लड़ाई शुरू हो जाती है, अपने ट्रूप्स को, मीन्स अपने जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को इसने लेके जाना था वॉर में, ये लेके ही नहीं जाता है।
तो सोल्जर्स कम पड़ गए, मीन्स जो हेल्पिंग हैंड था ये बंदा, ये अपने सोल्जर लेके ही नहीं गया, तो नवाब के हारने का ये भी एक रीज़न बन गया। और जो लास्ट है वो जगत सेठ है। जगत सेठ बैंकर था नवाब का, सिराजुद्दौला का बैंकर था। फाइनेंशियली सपोर्ट करनी थी, लेकिन इसने वॉर के दौरान फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं करी, तो इस वजह से जो सिराजुद्दौला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गया। तो जैसे ही वो हारता है तो एक तरह से बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो जाता है, क्योंकि जो मीर जाफ़र है तो वो वही करेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी, वो तो पपेट रूलर था। तो यहाँ पे शुरुआत हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, मीन्स वो रूलर्स बनना शुरू हो जाते हैं यहाँ के फर्स्ट एरिया का, और बाद में धीरे धीरे वो इंडिया के बाकी पार्ट्स पे भी अपना कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। बाकी जो भी हम पढ़ेंगे, बैटल्स पढ़ेंगे, कैसे वो फाइनली ट्रेडर्स टू रूलर्स बन गए, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम वॉच द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।